देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए। और हिंदी में और इंग्लिश की टाइपिंग में अब आपको मिस्टेक जो है ट्रांसलेशन में नहीं देखने को मिलेंगी, थैंक्स टू आवर न्यू टीम मेंबर, है ना। स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, सही है, सेशन एकदम सही से चल रहा है ना, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, सही है सही है सही है। देखो आंसर पे नहीं जाएंगे डायरेक्ट, पहले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, पहले हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। एक मिनट रुको, बिल्कुल जिनमें पेशेंस हो वही देखिएगा, क्योंकि डिटेल डिस्कशन का मतलब है पेशेंस। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि सिर्फ, एक मिनट रुको, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिखने में तो कोई समस्या नहीं है, चलो देखो क्वेश्चन देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें इस तरीके से पूछी जाती हैं पेपर में कि वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते कि हमने इस टॉपिक में कैसे पढ़ी थी, ठीक, या पढ़ी भी थी या नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था का जो संप्रत्यय है या अवधारणा है, इससे अभिप्राय क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, मतलब दुनिया के सभी कल्चर में समान है या कल्चर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात। दूसरा पॉइंट है, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, यानी कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसी संकल्पना है बाल अवस्था जो मनोवैज्ञानिक रूप से बनाई गई है, समाज के द्वारा बनाई गई है। दूसरा ऑप्शन है, दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, बच्चे क्या है, दुष्ट प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं और उनको सभ्य बनाना पड़ता है, ये चाइल्डहुड है। या फिर दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड बाय एंटायरली बाय एनवायरमेंट, यानी कि वो बिल्कुल खाली पैदा होते हैं और पर्यावरण के द्वारा उनके अंदर विशेषताएं भरी जाती हैं। बताइए एक बार, थोड़ा जूम कर दो, जूम करें क्या, साफ नहीं दिख रहा, दिखना तो साफ चाहिए भाई। एक मिनट रुको, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार बताना कमेंट करके सब क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है मैम, चलो हल्का सा जूम कर देते हैं। बस इससे ज्यादा जूम नहीं करेंगे भाई, फिर दिक्कत होगी। और रही बात आपके फोकस की, फोकस में तो कोई कमी नहीं है, बहाने तो लगाओ मत, एकदम क्लियर है। चलो फटाफट से आओ, अब समझो एक बार, देखो क्वेश्चन देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की बात करें, यानी बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय की बात करें, तो आंसर जो है यहां अगर मैं बताऊं, बाल्यावस्था जनरली हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि जन्म से 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, जो आपकी यूनिसेफ आई थिंक या फिर इनमें से किसी की एक इंटरनेशनल डेफिनेशन भी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप बालक कह सकते हो, किशोर कह सकते हो, है ना। 18 के बाद मतलब बेसिकली आप बच्चे नहीं रह पाएंगे, एडोलेसेंस को एक बार आप इंक्लूड कर भी सकते हो, है ना। टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका आंसर होना चाहिए था ए, लेकिन आंसर ए नहीं है। मतलब बाल्यावस्था का मतलब सिर्फ ये बचपन नहीं है, ये कम एज नहीं है ना। फिर क्या हुआ इसका मतलब, कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका, समझेंगे अभी। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसमें कहा गया है कि अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, यानी एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचनावादियों के अनुसार या सामाजिक रचनावादियों के अनुसार, जैसे आप वैगोस्की कह सकते हो या बाकी लोग कह सकते हो, जो सामाजिक संरचना की बात करते हैं। ठीक है बात, इट्स नॉट क्लियर। एक मिनट रुको यार, 1080p करो, आज तो दुखी करके रख दिया है, ये टेक्निकल इश्यूज रहते ही हैं। और कितना क्लियर लोगे, इससे ज्यादा क्लियर नहीं होता। क्लियर है सब, बहाने मत लगाओ। अब बीच में कोई रुकेगा नहीं, चाहे किसी को दिखे ना तब भी सुन लेना, है ना, मजा खराब हो जाएगा फिर सेशन का। ऑल ओके ना, सही है। चलो अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना ऐसी दिक्कत हो तो।
आंसर होगा आ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, यानी समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। इसका आंसर यह है। पेडागोजी है तो यहां 2 + 2 4 हो नहीं सकते। इसका रीजन क्या है समझते हैं इसको। देखो बहुत सारे लोगों ने ये एक क्या कहें थॉट दिया है, इस पे बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि चाइल्डहुड क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ये समाज ने बनाया है एक तरीके से, एज इसमें मैटर उतना नहीं करता है ना। अब ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव एज वाला है कि जिसकी एज कम हो या 18 वर्ष से कम या 12 वर्ष से कम की अवस्था को हमने चाइल्डहुड कह दिया, वो एज वाइज चीज है। लेकिन कल्चर का, आपकी क्लास का, आपके जेंडर का भी इवन इस पे प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चा जो मेरे और आपके घरों में रहता है वो 12 साल तक भी आप उसको हाथ में दूध दे रहे हैं, और एक बच्चा जो 5 साल का है और वो सड़क पर गुब्बारे बेच रहा है, चाइल्डहुड उसके लिए भी सेम होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए अलग है, आपके घर वाले बच्चे के लिए अलग हो गया। कैसे हो गया? सामाजिक संरचना है, समाज ने बना दिया। ठीक है बात। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसलिए होगा। तो सोशियो कल्चरल, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन लोग? जो रचनावाद में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं ज्ञान का निर्माण एक्टिविटी करके क्रिएट किया जाएगा, यानी नॉलेज को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्टिविटी करके, क्रिया के द्वारा। ठीक। पहला ऑप्शन था यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर ये डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करता, एज की बात करता, तब हम ए ऑप्शन के साथ चले जाते। इसने एज की बात नहीं की, इसने कह दिया कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये कहना गलत है। ठीक है, अगर एज वाइज कहता ए ऑप्शन तब सही था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो सिंपल बात है, आप चाहें तो कितने भी पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, पूरी थीसिस है इसके ऊपर, और आपका सीटेट में भी आई थिंक इस बार ही पेपर 2 का क्वेश्चन है, आप चाहें तो ऑफिशियल आंसर की चेक कर लीजिएगा। तो सिंपल बात यही रहेगी, जो भी आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे वो फाइनल होंगे। ठीक है, चलिए फिर ये बात क्लियर हुई यहां तक कि या नहीं हुई? चाइल्डहुड क्या हुई? एक सामाजिक संकल्पना हो गई, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार। अगर एज वाइज बात होती तो ये यूनिवर्सली सेम हो जाता, क्योंकि अगर मैं कहूं जन्म से 2 वर्ष का बच्चा इन्फेंट है, ये तो दुनिया में सभी जगह है ना। 2 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था में है, बिल्कुल सही बात है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका में भी यही होगा, यूरोप में भी यही होगा, भारत में भी यही होगा। और अगर मैं कहूं कि 12 से 18 वर्ष का बच्चा क्या है? किशोर अवस्था का कहलाएगा, यानी एडोलेसेंस का, बिल्कुल सही बात है। तो यूनिवर्सली सेम हो गई बात एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग हमने इसको बांधा हुआ है। लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग या कल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कल्चर का, जेंडर का, क्लास का, हर चीज का लगभग प्रभाव पड़ेगा बच्चे की चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे और चाइल्डहुड की अवधारणा पे, यानी उसकी जो बाल्यावस्था की संप्रत्यय है, जो अवधारणा है उस पर। ठीक है बात। नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसको एक एक ऑप्शन के साथ क्लियर करके चलेंगे। दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो ये कहती है हर एक बच्चा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। तो आप पेडागोजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसा नहीं मानेंगे कि बच्चा खाली है, इविल है, दुष्ट है, कुछ नहीं है, नाकारा है, ऐसा नहीं मानेंगे। आप मानेंगे बच्चा क्या है? जिज्ञासु है, बच्चे में सीखने की क्षमता है और वो क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता रखता है। फिर है दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल। ये कहना भी गलत है कि सब कुछ एनवायरमेंट शेप करेगा। विकास किसका परिणाम है? विकास आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों का, यानी आनुवांशिकता भी, जो जीन्स से आपको अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं डीएनए में, और आपके वातावरण से जो आपने सीखा है। तो सिर्फ एनवायरमेंट भी कहना गलत होगा। आगे बढ़ेंगे तो चाइल्डहुड क्या हो गया? एक सामाजिक रचनावादी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक ऐसी संरचना है जिसको समाज ने बनाया है। ठीक है बात। तो कह सकते हैं हम कि जो चाइल्डहुड का यानी बचपन का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, बचपन का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी हमने बात की थी जो जेंडर है आपका, यानी मेल फीमेल। आप देखते हैं पहले क्या होता था जनरली, इसको अगर डिटेल में समझें, जो फीमेल्स हैं या गर्ल चाइल्ड है, जो लड़कियां हैं, उनको घर पे रोक लिया जाता था कि तुम क्या करोगी पढ़ लिख के, तुम क्या करो अपने छोटे भाई बहन को संभालो, उनको देखो, घर का काम सीखो। बच्चा तो वो भी था, बचपन तो उसका भी था। लेकिन और भारतवर्ष में आज भी ये चीज, लड़कों को बहुत सारे प्रिविलेज बिना मतलब के मिलते हैं, फ्री फंड के, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जन्म उन्होंने लड़के के रूप में लिया। तो क्या हो गया? जेंडर का चाइल्डहुड पे प्रभाव पड़ गया, जबकि बच्चे तो दोनों है ना भाई। बाल्यावस्था तो बच्चे, लड़की के लिए भी थी, लड़के के लिए भी थी, लेकिन आपने जो संप्रत्यय था, जो कॉन्सेप्ट था, वो चेंज कर दिया, उनके अनुभव चेंज हो गए। तो जेंडर का भी प्रभाव पड़ेगा। आपका कल्चर कौन सा है, संस्कृति क्या है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपका सोशल स्टेटस क्या है,
गरीब के बच्चे के लिए वो बचपन नहीं है जो आपके जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके लिए है। तो इन सब से मिलकर के कॉन्सेप्ट बनेगा बाल्यावस्था का। ऐसा कहते हैं कौन? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसे कि वाइगॉस्की हो सकते हैं, जो भी सामाजिक रचनावादी हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, रटने नहीं आए हैं आप, नहीं तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर समझने नहीं आए हैं आप, ठीक है बात। और अगर एज वाइज पूछता तो सिंपल सभी कल्चर में सेम रहता फिर कि भाई एज तो सेम ही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड हमने समझ लिया। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं मेनली, जिसकी हम बात कहां से करते हैं? इन्फेंसी से शुरुआत हो जाती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात इतनी ही थी, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? मतलब मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कोई नहीं रोक सकता, हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, एक तो मिनिमम आएगा। टोटल मिला के इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो डेवलपमेंट का टॉपिक है। ये आज पहली क्लास है डेवलपमेंट की, 1-2 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, पढ़ेंगे अभी ऑप्शन को। पहले जान लेते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में कि इसमें बाल विकास में हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में क्या बातें सही हो सकती हैं। फटाफट से याद करके बताओ, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में। हेरिडिटी क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसको हम आनुवंशिकता कह रहे हैं। जिनमें पेशेंस हो वही देखिएगा ये सेशंस, आनुवंशिकता कह रहे हैं, नहीं तो शॉर्ट में करा के निकला जा सकता है लेकिन उसका फायदा उतना नहीं होगा। और पर्यावरण, ठीक। टेस्ट करने का टाइम आपको दिया जाएगा, हर सैटरडे हम एक टेस्ट रख लेंगे जिसमें हम फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे, ठीक है बात। हेरिडिटी का मतलब है जो आपको आपके पेरेंट्स से, जो आपकी पहली पीढ़ी ने आपको जीन्स दिए हैं एक तरीके से, ठीक। ये आपने इनहेरिट किया है जिन चीजों को जो आपको विरासत में मिली हैं। और हेरिडिटी क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है, इसमें बदलाव संभव नहीं है। आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका हाइट आपकी कितनी जाएगी, आपका इंटेलिजेंस का लेवल, बहुत सारी चीजें हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं और कुछ चीजें एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होती हैं। एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है। भाई आप ये थोड़ी कह सकते हो एक बार दुकान पे जाकर के कि मेरे ना जीन्स थोड़े से चेंज कर दो, ये आंखों का रंग ना बदल दो। स्टैटिक है, फिक्स्ड है। एक बार जो जीन्स आपको मिल गए वो मिल गए। अब ऐसा नहीं है कि आप शॉप पे जाके चेंज करा लो, है ना। आजकल सर्जरी हो रही है बट उससे आपके जीन्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो डायनामिक क्या है? पर्यावरण, मतलब ये चेंज होता रहेगा। आप आज किसी गांव में हैं, कल शहर में जा सकते हैं, परसों कहीं और जा सकते हैं, ठीक हो गई बात। तो एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है। हेरिडिटी क्या है? ये स्टैटिक है, फिक्स्ड फैक्टर है। अगर कोई कहे कि कोई एक इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही चीजें बराबर की महत्ता रखती हैं, चाहे वो एनवायरमेंट हो चाहे वो आपका हेरिडिटी हो। विकास बराबर, भाई वुडवर्थ कहते हैं कि विकास में यानी कि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट का बराबर का रोल है। यानी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास क्या है? गुणनफल है किसका? आनुवांशिकता और वातावरण का। क्लियर हो गई यहां तक की बात? कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। तो हम दोनों ही केसेस में, चाहे वो व्यक्तिगत विभिन्नता हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक हो, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टॉपिक हो, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई हिस्सा हो, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में, यानी कुछ जगह पर हेरिडिटी ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, जैसे मैंने बताया आंखों का रंग, बालों का टाइप, ये सब क्या है? आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन आपके एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होगी। कुछ क्षेत्र एक दूसरे से ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की है। दोनों के इंटरेक्शन को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, अन्योन्य क्रिया को। दोनों मिलकर गुणनफल करेंगे तब जाके विकास होगा एक व्यक्ति का, जो उसका एनवायरमेंट है और जो उसकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसे मिले हैं, दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो एक बार, ये पूछा था कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल के बारे में कौन सी बात सही है। कीजिए आंसर। पहला ऑप्शन है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। मैंने कहा था कोई भी एक ऑप्शन यदि एक तरफ झुके तो वो गलत है, ठीक। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी सिर्फ परिवेश का ही प्रभाव है आपके विकास पर, यह बात कहना भी गलत होगा। फिर है नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, ये भी गलत है। ऐसा थोड़ी है, फिर दो ही फैक्टर है आपके विकास के, इसके अलावा कुछ और नहीं है, या तो हेरिडिटी है या तो एनवायरमेंट है, दोनों का इंटरेक्शन है ना। देखिए एक बार,
डी ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली जो हरकत है मेरे अंदर वो हेरिडिटी से है, ये एनवायरमेंट से है। दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, अन्योन्य क्रिया है, गुणनफल है। ठीक है, ये भी एडिशन नहीं है या 50-50% नहीं है कि 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट। किसी क्षेत्र में कोई चीज ज्यादा प्रभाव करेगी और किसी क्षेत्र में कोई और चीज ज्यादा प्रभावित करेगी। तो ये इतना जटिल है कि हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि कहां हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां एनवायरमेंट, या फिर कहां कितनी % है। बस हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, परसेंटेज में नहीं बताएंगे, लेकिन मानेंगे ये कि दोनों का जटिल अन्योन्य क्रिया है, अंतः क्रिया है, जिसकी वजह से मनुष्य का विकास होगा। तो डी ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टॉपिक को क्लियर करते हुए हेरिडिटी और एनवायरमेंट की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें, बाल विकास की, तो हम 4 अवस्थाएं मेनली पढ़ते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां, तो पूछा है कि कौन सी निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। विकास के 4 प्रकार हैं मेनली, शारीरिक विकास यानी फिजिकल, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी सामवेगिक। अब ये चारों प्रकार में से यदि पूछा जाए कि शारीरिक वृद्धि सबसे तेजी से किस अवस्था में होगी, तो आप बताइए फटाफट से। हम ये जानते हैं कि शारीरिक वृद्धि जो है वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में सबसे तेजी से होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष को तो हम इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था, ठीक, और अर्ली चाइल्डहुड हम 2 से 6 वर्ष को कहते हैं। तो सबसे तेजी से इन 2 कालों में होगी, इन 2 स्टेजेस में होगा डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर फिजिकल ग्रोथ की मैं बात करूं तो सबसे तेजी से इन्फेंसी में, उससे कम अर्ली चाइल्डहुड, फिर और कम हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड में, और सबसे फिर एकदम से तेज होगा एडोलेसेंस में। ठीक है बात। अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड आप कह सकते हो 7 से 8, 7 से 11 का समय, तो इस स्टेज में तो कम होता है। ठीक, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड में तो अब क्या ही आपकी वृद्धि होगी, बाहर दिखने वाली वृद्धि तो नहीं होती है, हाइट भी एक हद तक रुक चुकी होती है। ठीक है बात। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा किस स्टेज में कौन सी चीज ज्यादा तेज होगी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं, और इसमें भी यदि फिजिकल ग्रोथ के बारे में पूछे, यानी शारीरिक रूप से सबसे तेजी से हाइट, वेट, ये सब चीजें कब बढ़ रही होंगी, तो फिजिकल ग्रोथ क्या है, ग्रोथ यानी वृद्धि, वो चीजें जो शारीरिक रूप से मापी जा सकती हैं वो वृद्धि के अंदर आती हैं। चाहे वो आपकी हाइट का बढ़ना हो, आपके वेट का बढ़ना हो, आपके नाखूनों का बढ़ना हो, ये एक टाइम तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। एक उम्र के बाद, मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ नहीं चलती जीवन पर्यंत, ये हिस्सा डेवलपमेंट का ही है। ठीक है बात। तो फिजिकल ग्रोथ की यदि मैं बात करूं, सबसे तेज होगा इन्फेंसी में, यानी जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 2 ईयर्स लिख सकते हो, 0 to 2 ईयर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ईयर के टर्म में 0 to 2 ही रहेगा। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्य अवस्था, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष का समय। ठीक है। इसके बाद है आपका लेटर चाइल्डहुड, 7 से 11 वर्ष। देन आपका आएगा एडोलेसेंस। ये 4 स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं डेवलपमेंट में, इसके आगे और पीछे से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 12 से 18 आप ये कह सकते हो कि आपका एडोलेसेंस हो जाएगा। ठीक है बात, समझ में आ गई बात। पता नहीं कितनी लंबी चलेगी आज क्लास, हो सकता है मेरी 10:30 क्लास है वो भी कैंसिल करनी पड़े, है ना। देखो, फिजिकल ग्रोथ की यदि बात की जाए तो सबसे तेज जन्म के बाद की बात करेगा यदि, तो इन्फेंसी में सबसे तेज, अर्ली चाइल्डहुड में इन्फेंसी से कम होगा लेकिन फिर भी तेज है। ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो हम कहेंगे धीमी हो जाएगी यहां गति। और एडोलेसेंस में आप देखते हैं एकदम से बच्चे फिर जैसे ही टीन एज में आते हैं तो फिर से बहुत तेजी से हाइट वगैरह बढ़ती है। ठीक, लेकिन सबसे तेज जो होगा इन दोनों में, इसमें कम है, एडोलेसेंस में फिर से ज्यादा है। ठीक है बात, क्लियर हुई कि नहीं। एक इससे भी पहले का पीरियड है आपका, जिसको हम प्रीनेटल पीरियड कह रहे हैं। प्रीनेटल मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी कि जब ये आपका प्रेगनेंसी का टाइम हो गया, लगभग 9 महीने 10 दिन कहा जाता है। ठीक है, 45 वीक्स और समथिंग, 42 वीक्स, 42 हफ्ते। ठीक, प्रीनेटल पीरियड में तो आप एक सेल से, जो एक जरा सी कोई सेल है, उससे आप
इतने बड़े बन जा रहे हैं, तो वहां भी फिजिकल ग्रोथ काफी अच्छी खासी है, लेकिन हमें पता नहीं कितनी होती होगी। तो इसलिए हम जन्म के बाद सबसे तेज इसको मान रहे हैं। जन्म से पहले पूछे तो प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था हम कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? 280 दिन एग्जैक्टली, ठीक है बात। मनीष क्लास हुई थी वहां, सीटेट की हुई थी आज करियर विल पे, केवीएस वाले बैच में कल होगी, है ना? ठीक हो गई बात यहां तक की? कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्लास डेली चलेगी। अच्छा, 10:30 वाली क्लास, यार ये लंबा चलेगा। अभी तो मुझे लग रहा है 2-3 ही क्वेश्चन हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा है अपने आप में। एक्सपर्ट सीरीज इसीलिए दे रहे हैं ताकि डिटेल में जा सके। ठीक है बात, यहां तक की बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। हमने अभी बात की है जो लेटर चाइल्डहुड है ना, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कह रहे हैं, उसी रफली अर्ली चाइल्डहुड के लास्ट से मिडिल चाइल्डहुड के मिड तक हम उसको मिडिल चाइल्डहुड का नाम दे देते हैं। हम कह सकते हैं रफली वही आपका 6-7-8 साल वाली, 6-7-8-9 साल वाली एज कह सकते हैं। अब मिडिल चाइल्डहुड की बात करें, जब मिडिल चाइल्डहुड के बारे में पूछेगा तो आप लेट चाइल्डहुड मान सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताइए, बताइए जरा। चाय ठंडी हो गई, बिल्कुल पानी पियेंगे अब, चाय पी के क्या ही होगा। बताइए फटाफट से। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, अब आपका पढ़ने का मूड है, डेली पढ़ाई करेंगे। देखो एक बार, मिक्स्ड आंसर्स दे रहे हो। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक पीरियड मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताता है। अगर आप प्याजे को पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये बात पता होगी। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे तेजी से मध्यकाल में नहीं हो रहे थे, इन्फेंसी में हो रहे थे और अर्ली चाइल्डहुड में यानी 6 वर्ष तक, और मिडिल चाइल्डहुड 6 के बाद शुरू होगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रूप में बच्चा 11 साल के बाद सोच पाएगा, यानी कि जब वो अडोलसेंस में जाएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। ठीक। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। आपको यह पता है प्याजे ने भी इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है 7 से 11 वर्ष की उम्र को। ठीक है बात, ये वो स्टेज है जहां बच्चे में तर्क आना शुरू हो जाता है। क्या आ जाएगा? तर्क आना शुरू हो जाएगा, वो लॉजिक और छोटे छोटे मैथमेटिकल चीजें भी वो समझने लगता है। तो सी ऑप्शन इसका सिंपल, सरल, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता आंसर है। लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। ये आपका जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है जहां आपके सेंसेस के अकॉर्डिंग, आपकी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार आप लर्न करते हैं। ठीक है बात, तो आंसर इसका सी सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। कम से कम भी मैंने, अगर आपने वीडियोस पुराने देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने 10-12 कराए हुए हैं कम से कम। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। विकास क्या है? विकास के सिद्धांत यूनिवर्सल होते हैं, ये याद रखिएगा। यानी अभी हमने पढ़ा था चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो समाज के रूप में चेंज हो सकता है, सामाजिक संरचना है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये पूरे दुनिया में एक ही जैसे काम करते हैं। कि विकास क्या है? निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है ना, रुकेगा नहीं, लाइफ लॉन्ग है ना, रिवर्सिबल नहीं होता, ये पूरी दुनिया में एक ही जैसा चलेगा। तो इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है किसका? विकास का। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग है, ये बात तो सही होती है। मॉडिफिएबल है, पता नहीं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आपकी जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ही प्रभावित है, ये बात तो एकदम सही है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये बात कहना गलत होगा। अभी हम इसको ही डिस्कस कर रहे थे कि विकास पर
कल्चर का, यानी कि विकास की अवस्थाओं पे एज के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे किसी संस्कृति का, जेंडर का, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका सोशल स्टेटस का, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक है हेरिडिटी यानी आपकी आनुवंशिकता, और दूसरा है एनवायरमेंट यानी आपका पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर ही ये कल्चर और आपका समाज आएगा जो इसको प्रभावित करेंगे। तो विकास प्रभावित होता है आपके संस्कृति से, आपके समाज से। ये कहना गलत है। ये कोई भी क्या है प्रिंसिपल नहीं होगा किसका, विकास का। अब आप कहेंगे मॉडिफिएबल क्यों नहीं होगा? आंसर देखो, एक क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आज मैं मान लीजिए 20 साल की हूं और कल मैं 15 की हो जाऊं। बात तो सही है, रिवर्सिबल नहीं है। आप स्टेज में पीछे नहीं जा सकते, रिवर्स गियर नहीं लग सकता। मॉडिफिएबल तो है ना। विकास का मतलब सिर्फ ग्रोथ थोड़ी है, ग्रोथ तो एक हिस्सा है ना। विकास में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो मेरे इमोशंस के रूप में मेरा आपने देखा होगा कभी, जिन चीजों पे आप कल रो रहे थे आज नहीं रो रहे, दैट मीन्स आपके इमोशंस मॉडिफाई हुए हैं कि नहीं हुए, डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए, हुए हैं। सिंपल बात। तो मॉडिफिएबल तो है, रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। मॉडिफिएबल पॉसिबल है, उतना आसान नहीं है बट पॉसिबल है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। संस्कृति, समाज, जेंडर, हर चीज प्रभावित करती है। फैक्टर्स हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। सिंपल आंसर हो गया। फुल स्क्रीन करके देखो सेशन, तभी क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे।